हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी का रिवीजन सीरीज है और आज का टॉपिक जो है मध्यकालीन इतिहास, जिसमें सब टॉपिक है बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बख्तियार खिलजी जो है ये 1193 से 1206 ईस्वी के मध्य बिहार और बंगाल पे आक्रमण कर कर उसे विजित करता है। और बख्तियार खिलजी जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था। बख्तियार खिलजी का 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है और 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है। और बिहार पर तुर्कों का जो वर्चस्व है वो 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम हुआ, याद रखिएगा। और जो बिहार का तिरहुत क्षेत्र है इसका विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया और इसका नाम तुगलकपुर रख दिया गया। 1398-99 ईस्वी के मध्य तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई और इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। 1495-96 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को जो है बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। किसको? तो दरिया खां नुहानी को। किसने? सिकंदर लोदी ने। 1526 ईस्वी में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध होता है। इसमें इब्राहिम लोदी जो है परास्त हो जाता है। और इस देखिए, पानीपत का जो पहला, सेकेंड और जो थर्ड युद्ध है, इन तीनों का आप जो है ईस्वी जो है कब हुआ था आप हमें कमेंट में बताएंगे, तो फटाफट कमेंट करिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद दरिया खां के पुत्र जो बहार खां था, इन्होंने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी। शेर शाह का देखिए, शेर शाह जो है इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। तो इनका जन्म जो है 1472 ईस्वी में, लेकिन इनके जन्म के जो डेट है इस पे मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार अगर बात करें तो इनका जन्म जो है 1486 ईस्वी में हुआ था और इनका बचपन का नाम फरीद था। पिता का नाम था हसन खां और ये सासाराम के जागीरदार थे। और शेर शाह का जो शिक्षा दीक्षा हुआ था वो जौनपुर में ही हुआ था। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। मुहम्मद शाह जो बहार खां लोहानी के नाम से भी जाना जाता है, इसके मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी जो दुदू बेगम थी, शेर शाह खां ने इनसे विवाह कर लिया। 1529 ईस्वी में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया गया। और याद रखिएगा घाघरा युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में। बंगाल 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित करके हजरत ए आला की उपाधि इसने धारण की। और 1530 ईस्वी में लॉर्ड मलिका चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा थी, इसने इनसे भी विवाह कर लिया। 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित कर दिया। और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, इसमें हुमायूं को इसने पराजित कर शेर शाह की इसने उपाधि जो है धारण कर ली। तो याद रखिएगा, सारा जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1540 में कनौज, जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इसमें इसने जो है हुमायूं को परास्त करके और द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूरजवंश की स्थापना की थी। सूरवंश की, सॉरी, सूरजवंश नहीं, सूरवंश की। 1543 में रायसीन विजय कर वहां के शासक पूरणमल को विश्वासघात से जो है मार डाला, यानी विश्वासघात किया इसके साथ और भीषण कत्लेआम करवाया, जो शेर शाह पर एक कलंक है, यानी इस पे एक धब्बा लग गया इसके अत्याचारों का। 1544 में मेवाड़ का जो है इसने विजय की और 1545 में कालिंजर अभियान में घायल होने के कारण इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो शेर शाह का जो मृत्यु होता है कहाँ पे होता है? कालिंजर के अभियान में, यानी कालिंजर में। शेर शाह अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था और आरंभ में 47 सरकारें थी। बंगाल विजय के बाद उसने जो है 16 सरकारों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार कुल सरकारों की संख्या हो गई कितना? 63। सरकार का जो प्रशासन था सिकदारन तथा मुंसिफान द्वारा चलाया जाता था। तो याद रखिएगा, ये शेर शाह का शासन था। शेर शाह के समय में सिकदारन और मुंसिफान
द्वारा जो है इसका प्रशासन चलाया जाता है, सरकार का प्रशासन। उसने भू राजस्व, किसने? शेरशाह ने भू राजस्व व्यवस्था के लिए जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था और उसने चांदी का रुपया चलाया था। अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी है। शेरशाह जो है इसने सासाराम में, जो बिहार में पड़ता है, अपना मकबरा बनवाया और यह मकबरा जो है एक कृत्रिम झील के बीचों बीच जो है अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थर से जो है बना हुआ है। उसके बाद उसका पुत्र जो है जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से ये शासक बना। 1574-75 ईस्वी में बिहार जो है पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। औरंगजेब ने अजीमुस्तान को जो है बिहार का सूबेदार बनाया और उसने पटना का नाम जो है क्या रखा? अजीमाबाद। फर्रुखसियर का राजाभिषेक जो है पटना में हुआ था और 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को जो है बंगाल, बिहार और आपका जो उड़ीसा है इसका सूबेदार नियुक्त किया था। 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। गिरिया के युद्ध के बाद कह सकते हैं कि अलीवर्दी खां नवाब बना और वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। कब बना था? 1740 से 56 के बीच। 1756 में सिराजुद्दौला जो अलीवर्दी खां का नाती था ये बंगाल का नवाब बना और 23 जून 1757 को जो है प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया। 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक इतिहास। तो चलिए देख लेते हैं आधुनिक इतिहास में जो प्रमुख विद्रोह हैं, जो आंदोलनें हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। देखिए पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है बिहार में यूरोपीय कंपनियों का जो है प्रवेश। पटना में डचों ने 1638 में अपना व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित किया था। पटना जो कॉलेज है और कलेक्ट्रेट जो था ये डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। जो अब कॉलेज है और जो पटना कॉलेज है इसमें और कलेक्ट्रेट में जो है डच की अफीम की कोठी का मतलब हुआ करती थी। यहाँ पे अफीम को जो है स्टॉक रखा जाता था। सूती वस्त्र और अफीम, नील आदि यहाँ से जो है निर्यात होता था। और 1760 ईस्वी में मिर्जाफर के जो है स्थान पे क्या हुआ? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। यानी 1760 में मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बनता है और 3 साल बाद 1763 में मीर कासिम को हटाकर फिर से क्या किया जाता है? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। 19 जुलाई 1763 को जो है मीर कासिम को एडम थॉमस ने कटवा के युद्ध में पराजित कर दिया और इसके बाद गिरिया और उधवा नाला के युद्ध में भी वह पराजित हो गया। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से पराजित हुई। तो एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बक्सर का युद्ध था इसमें मेजर कौन था? तो हेक्टर मुनरो। इसने जो था इस युद्ध का नेतृत्व किया था अंग्रेजों की तरफ से। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए थे? तो नवाब अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कुछ प्रमुख विद्रोह हैं। क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था और जिसे हम क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह। 1760-61 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है वहाबी आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी मतलब कि जो आंदोलन है इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव है। देखिए वहाबी आंदोलन जो है इसके प्रवर्तक थे अब्दुल वहाब और भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया था और पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो जितना इंपॉर्टेंट था यानी जितना संभावना है एग्जामों में पूछे जाने की उतना ही इसमें डिस्कस किया गया है। फराजी आंदोलन जो है इसका मुख्य नेता जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह थे
और पटना इसका जो था मुख्य केंद्र था। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को जो है पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 में इसके स्थान पे क्या किया गया, मतलब पीतल के लोटा की जगह पे मिट्टी के बर्तन दिए जाने लगे, जिसे लोटा विद्रोह भड़क गया, यानी लोटा विद्रोह शुरू हो गया। हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में सोरे को जो है जो सोरा है इसको इकट्ठा करना और तैयार करने का काम जो है किसको दिया गया था, मतलब कौन करते थे, नोनिया करते थे। कंपनी राज होने के बाद सोरे की जो इजारेदारी थी वो अधिक थी और नोनिया चोरी एवं गुप्त रूप से सोरे का जो है व्यापार करने लगे थे, जिससे इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता का जो है शिकार होना पड़ा, जो 1770 और 1800 ईस्वी के बीच भड़के नोनियों का विद्रोह जो है प्रमुख कारण था। तो नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, मतलब कि इनके जो इन पे क्रूरता की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, यह कारण था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह का डेटा दिया गया है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है प्रमुख क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता। कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। जैसे ढाल विद्रोह, इसका जो प्रमुख क्षेत्र था सिंहभूम था और राजा जगन्नाथ ढाल इसके नेतृत्वकर्ता थे और ये 1767 से 1777 के बीच हुआ था। उसी तरह चुआर विद्रोह जो है ये 1769 से 1805 के बीच हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, जगन्नाथ पाठक आदि। चिरंजीत राय और जयनाथ सिंह जो है ये चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे और ये कहाँ हुआ था, पलामू में। इसका प्रमुख क्षेत्र पलामू था चेरो विद्रोह का और ये 1770 से 71 के बीच हुआ था। और इसका जो विशेषताएं था क्या था, इसकी जो विशेषता थी इस विद्रोह की, चेरो विद्रोह की, पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए और गोपाल राय को जो है पलामू का राजा घोषित करना इसका विशेषता था। इसके बाद 1772-82 के बीच जो है पहाड़िया विद्रोह होता है और ये कहाँ पर होता है, इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, संथाल परगना, ठीक है। और इसका नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी थी। इसके बाद तमाड़ विद्रोह, ये तमाड़ में होता है और इसके नेतृत्वकर्ता भोलानाथ सहाय, विष्णु मानकी, दुखन मुंडा और ठाकुर विश्वनाथ सिंह थे और ये 1789 से 1832 के बीच होता है। नेक्स्ट है तिलका विद्रोह, इसका प्रमुख क्षेत्र राजमहल क्षेत्र है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तिलका मांझी और इन्हें आदि विद्रोह भी कहा जाता था। हो विद्रोह इंपॉर्टेंट है, इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा था, कोल्हान था और पोटो सरदार इसके नेतृत्व करता थे। ये 1820-21 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह जो है 1831-32 के बीच हुआ था और ये जो प्रमुख क्षेत्र थे इसके जहाँ पे ये कोल विद्रोह फैला हुआ था वो था छोटा नागपुर, खास, पलामू, सिंहभूम और इसके जो नेतृत्व करता थे सिंगराई मानकी, सुरगामुंडा, बुद्ध भगत, बिंदराई मानकी। इसके बाद भूमिज विद्रोह जो है इसका जो प्रमुख क्षेत्र है बीरभूम है और इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। इसके बाद संथाल विद्रोह जो इंपॉर्टेंट है, इसका प्रमुख क्षेत्र संथाल परगना हुआ था, यानी संथाल परगना में इसका प्रमुख क्षेत्र था और इसमें जो नेतृत्व करता थे इस विद्रोह में वो थे कौन कौन, सीदो, कान्हू, चांद और भैरव। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं और वैसे इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। संथाल जो है हुल भी कहलाता, मतलब कि संथाल को हुल भी कहा जाता था और हुल का जो शाब्दिक अर्थ हुआ करता था वो बगावत या विद्रोह, और इसे जो है मुल्की या मिल्की की लड़ाई भी कहा जाता है और यह विद्रोह कोलों के जमीन को दूसरे लोगों द्वारा हथिया लिए जाने के परिणाम स्वरूप हुआ था और इसका मूल चरित्र जनजातीय सुधारवादी था। खरवार संथाल की एक उपजाति है, याद रखिएगा, और प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना ये चाहती थी। आरंभ में एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था, केवल सूर्य और दुर्गा की पूजा करना और अन्य सभी का परित्याग करने पर यह जोर दिया था। मद निषेध, नाच गान पर इस विद्रोह ने प्रतिबंध लगा दी थी और यह आंदोलन जो है खरवार, मतलब कि कह सकते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है इस आंदोलन से रिलेटेड जो डेटा दिया गया है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए कुछ है और भी इसमें विद्रोह दिया गया है, जो संथाल विद्रोह के बाद सरदारी लड़ाई है, छोटा नागपुर में ही हुआ था
और इसके कोल सरदार नेतृत्व करता थे। खरवार आंदोलन संथाल परगना में हुआ था, भागीरथी मांझी जो थे इसके नेतृत्व करता थे। फाहोर आंदोलन लाला हेम्ब्रम यानी लाल बाबा के नेतृत्व में हुआ था, और यह आंदोलन खरवार आंदोलन का ही एक उपधारा थी, और यह आंदोलन चारित्रिक शुद्धता पे बल दिया था। इसके बाद मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच दक्षिणी रांची में हुआ था। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। ताना भगत आंदोलन जत्रा भगत, सिद्धू भगत और अन्य के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। हरि बाबा आंदोलन सिबूम क्षेत्र में हुआ था, हरि बाबा इसके नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट है कोल विद्रोह, इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए कोल विद्रोह जो है यह बिहार के पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह से केवल हजारीबाग का क्षेत्र जो है अछूता रहा था, और इस विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वो याद रखना है, क्या था? जो तत्कालीन कारण बना था वो सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया गया और उसकी बहनों पर जो है अत्याचार किया गया। दिकुओं द्वारा दिए गए इस प्रकार के कुकृत्यों के कारण सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह का जो है बिगुल फूंक दिया। शीघ्र ही यह विद्रोह एक हिंसक का रूप धारण करके समस्त क्षेत्र में फैल गया, और अंततः क्या हुआ, एक लंबे संघर्ष के पश्चात यह विद्रोह जो है दबा दिया गया। किसी भी विद्रोह को दबा ही दिया गया है ज्यादातर। देखिए कोल विद्रोह के बाद जो है छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, और अब इस क्षेत्र पर शासन के लिए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियमन रेगुलेशन जो 8 है इसका प्रावधान लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर, खास पलामू, जो खड़कडिहा है और रामगढ़ और कोरुंडा को जो है पूर्व रामगढ़ जिला से अलग करके इन्हें जंगल महाल और ट्रिब्यूटरी महाल जो है एक प्रकार के एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित करके दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का नाम दे दिया गया। इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंप दी गई, और इस पद पर एक प्रतिनियुक्त प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विल्किंसन को जो है सौंप दिया गया, यानी इस पे इनकी प्रतिनियुक्ति की गई थी। किनका? कैप्टन थॉमस विल्किंसन, ये प्रतिनियुक्त प्रथम प्रतिनिधि थे। ये वही विल्किंसन थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। और आगे जनसाधारण में किसुन साहेब के नाम से जो है ये प्रसिद्ध हुए। इसके बाद देखिए आगे जो है विल्किंसन ने ही विल्किंसन रूल बनाया था, जिसे कोल्हान क्षेत्र में 1837 में लागू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस विद्रोह का यानी संथाल विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो क्या था? तो जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली करना, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण किया जाना, पुलिस और न्यायालय का पक्षपातपूर्ण रवैया, और सरकार द्वारा भागलपुर के वर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से जो है बेगारी करवाया जाना, ये विद्रोह का जो था प्रमुख कारण था। और इस विद्रोह का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? मुख्य उद्देश्य था दिकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना और अबुआ राजा अर्थात अपना शासन स्थापित करना। इसका मतलब इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था। 30 जून 1855 को भोगनाडीह यानी साहिबगंज में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय लिया, और इस बैठक में सीधो को राजा, कानू को मंत्री और चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया, जो इसके नेतृत्व करता थे। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण सीधो कानू की बहनों, जिनका नाम था फूलो और झानो, इनको जो है इनके रूप में मिलता है, यानी इनमें महिलाओं ने भी भूमिका अदा किया था। और इस विद्रोह का प्रसार जो है भागलपुर से बर्धमान तक हो गया था, और बरहत विद्रोहियों का ये मुख्य केंद्र था। दामिन एक कोह में सीधो, कानू, चांद और भैरव ने, हजारीबाग में अर्जुन मांझी और भैरव मांझी ने, और बीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह का जो है नेतृत्व प्रदान किया। तो याद रखिएगा अर्जुन मांझी और भैरव मांझी ने कहाँ पे? हजारीबाग में, और बीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह जो है इसके नेतृत्व को जो है प्रदान किया था। इन लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व जो है अपने हाथ में लिया था। विद्रोहियों ने महाजनों, दिकुओं और सरकारी भवनों को निशाना बनाया, और इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और अत्यधिक बर्बरता से जो है विद्रोह और विद्रोहियों को कुचल दिया गया, इनका दमन कर दिया गया।
सर्वप्रथम मेजर बरो को विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया था, जिन्हें पीरपैंती के मैदान में संथालों ने पराजित कर दिया था। किनको? मेजर बरो को। और इस विद्रोह के दमन का जो मुख्य श्रेय है किनको दिया जाता है? कैप्टन अलेक्जेंडर को। इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड ने भी सहयोग प्रदान किया था। कानू संघर्ष में मारा गया। फिर चांद और भैरव जो है ये भी मतलब मारे जाते हैं, यानी पहले जो है कानू, इसके बाद चांद और भैरव, ये तीनों की मृत्यु हो जाती है। और अंततः क्या होता है? फरवरी 1856 में सीधो को पकड़कर बरहेत में फांसी दे दी गई। और इस विद्रोह के पश्चात यानी 1858 ईस्वी के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर जो है परिवर्तन और सुधार किए। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर अगर बात करें तो 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामिन ए को का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवघर और गोड़ा और राजमहल 4 जिले शामिल थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें जो 2-4 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। 1860 में क्या हुआ था? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित करके संथालों को जो है अधिकार पुनः दे दिए गए। और इनका कहने का मतलब कि 1860 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित करके संथालों के अधिकार को पुनः बहाल कर दिया गया। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून, जिसे यूल नियम कहते हैं, 1856 में ये बना था। और इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को जो है लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां दी गई। संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति माना। किसने? कार्ल मार्क्स ने। याद रखिएगा, इस विद्रोह को जो है संथाल विद्रोह के महत्व को कार्ल मार्क्स ने किस रूप में दर्शाया है? प्रथम जन क्रांति के रूप में। जो मतलब ब्रिटिश शासन को जो कहने का मतलब जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया, किंतु सफाहोर आंदोलन को जन्म देने के कारण अवश्य ये बन गए। तो ये ब्रिटिश शासन को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन सफाहोर जो आंदोलन था इसको इसने जन्म तो जरूर दे दिया। वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। इसके बाद मुंडा विद्रोह है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जो विद्रोह हुए हैं इसमें आपको कवर किया गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्हीं विद्रोहों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए मुंडा विद्रोह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिहार में देखिए, इस आंदोलन की व्यापकता थी, इसको देखते हुए ही इसने जो है उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। तो मुंडा विद्रोह को जो है उलगुलान भी कहा जाता है या महान हलचल, मतलब इसको संज्ञा दिया जाता है मुंडा विद्रोह को। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो उलगुलान है किस विद्रोह से संबंधित है। 1899 से 1900 ईस्वी में इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया था। चूंकि यह विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था और इसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था का और जमींदारी भूस्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तन के कारण घटित हुआ था, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1857 को रांची, जो वर्तमान खूंटी है, जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। तो रांची जिले के उलिहातू गांव है, यहाँ पे 15 नवंबर 1857 को बिरसा मुंडा का जो है जन्म होता है। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जो है जयपाल और बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को जो है अपना लिया था और 1886 में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा जो है संचालित बाईबासा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिला दाऊद नाम से किया गया। आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया और आनंद पांडे के संपर्क में आए, ठीक है, और जहां इन्होंने क्या किया? वैष्णव धर्म को अपना लिया, मतलब जाना इस धर्म को, इसके बारे में इसने जाना। और फिर क्या हुआ? बिरसा मुंडा ने वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शन का मिला जुलाकर एक धर्म चलाया, जिसे लोगों ने बिरसा धर्म कहा और इसके अनुयायी जो थे बिरसाइत कहलाए। तो बिरसा धर्म क्या था?
मतलब कि वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शन को मिलाकर मतलब कि मिला जुला एक धर्म इसने चलाया जिससे बिरसा धर्म कहलाया। और बिरसा धर्म को अपनाने वाले जो लोग थे, अनुयायी थे, ये क्या कहलाए? बिरसाई। उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़कर क्या किया? एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने केवल सिंगा बोंगा की पूजा करने पर बल दिया था। और जो 1895 ईस्वी है, इसमें बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में जुर्माना और 2 साल के कारावास की इन्हें सजा दे दी गई। 2 वर्ष के बाद जब 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया जाता है, तो रिहा होने के बाद क्या करते हैं? बिरसा अपनी गतिविधियों को और तेज कर देते हैं। मुंडाओं को हथियारबंद करना ये प्रारंभ कर देते हैं और 25 दिसंबर 1899 को उलगुलान की आग सिंहभूम के चक्रधरपुर और रांची के खूंटी, करी, तोरपा, तमाड़ और बसिया क्षेत्र में भड़क उठी। विद्रोहियों ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाओं पर जो है हमला करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में क्या किया गया? निर्दोषों की हत्या से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाने लगी। सरकार ने इस विद्रोह का कड़ाई से जो है दमन किया और 9 जनवरी 1900 ईस्वी को डोम्बारी से कुछ दूर सैल रैकाब पहाड़ी पे, यानी कि डोम्बारी से कुछ दूरी पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है सैल रैकाब, यहाँ पे विद्रोही और अंग्रेजों में लड़ाई हुई और जिसमें क्या हुआ कि कमिश्नर फारबेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रेटफील्ड के हाथों जो विद्रोही थे इनकी पराजय हुई। और मार्च 1900 ईस्वी को 500 रुपए के सरकारी इनाम के लालच में जीराकेला गांव है, यहाँ के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को क्या किया गया? जानकारी दे दी गई। यहाँ पे ये छुपे हुए थे, यानी इनका गुप्त स्थान था और बिरसा को चक्रधरपुर यानी सिंहभूम से पकड़ लिया गया। 1 जून 1900 ईस्वी को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया है और 9 जून 1900 ईस्वी को जो है बिरसा ने जेल में ही अपनी अंतिम सांस ली। ठीक है, इस विद्रोह के जो कारण थे वो क्या थे? तो मुंडा खूंटी कटी व्यवस्था को मतलब समाप्त करना चाहते थे और बैठ बेगारी जो प्रथा था इसका प्रचलन करना, मिशनरियों को भ्रामक नीतियां और उनसे मुंडाओं का मोह भंग होना इसका विद्रोह का प्रमुख कारण था। और पुलिस और कानून व्यवस्था से ये निराशा इनका जो था प्रमुख कारण था। और तत्कालीन कारण था 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम। तो तत्कालीन कारण आपको याद रखना है क्या था। तो विद्रोह का जो कारण था मुंडा खूंटी कट्टी जो खुटकटी व्यवस्था है इसको समाप्त करना, बैठ बेगारी प्रथा का प्रचलन, मिशनरियों के भ्रामक नीतियां और उनसे मुंडाओं का मोह भंग होना, पुलिस और कानून व्यवस्था से जो है निराशा इसका कारण था। और तत्कालीन कारण छोटा नागपुर का जो वन सुरक्षा अधिनियम जो 1894 था इसका ये तत्कालीन कारण था। विद्रोह के मुख्य उद्देश्य थे स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, डीकुओं से अपनी भूमि वापस प्राप्त कर और उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का विरोध करना इनका मुख्य उद्देश्य था। देखिए विद्रोह के महत्वपूर्ण जो परिणाम हुए थे क्या हुए थे? तो 1902 में गुमला और वर्ष 1903 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना इसका महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खुटकटी अधिकारों को पुनर्स्थापित करना और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध एवं भू राजस्व की दरें जो है निर्धारित करना इस विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में उभरा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ताना भगत आंदोलन। ठीक है, ताना का जो शाब्दिक अर्थ होता है तनाव या खींचना होता है। ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना और उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए इन्हें जो है ताना भगत और इनके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया है। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म यानी कुरुख या उरांव का एक मूल धर्म था, इसके नाम से यह जाना गया था। और अप्रैल 1914 से उसने उरांव में धार्मिक सुधार संबंधित कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश यानी उरांव के देवता की आराधना पे बल दिया।
पशु बलि, मांस, मदिरा और कुर्तियों को त्याग पर इसने बल दिया। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर भी नहीं देंगे। उसने दिकुओं के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिस कारण उसे वर्ष 1916 में कारागार में यानी डाल दिया गया। प्रायः क्या हुआ, आदिवासियों द्वारा जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाने लगा और उसे जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता था। आगे जो हुआ, ताना भगत आंदोलन को देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भिगू भगत के नेतृत्व प्रदान कर दिए गए। यानी इन लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, और उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। क्या था इनके मांगे? तो उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए और राजपद समाप्त किया जाए, समानता स्थापित की जाए और भू राजस्व समाप्त किया जाए। ये 4 सूत्री जो मांगे थी पलामू के राजा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, इनकी मांगे थी। पलामू के राजा ने उपयुक्त मांग को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलावों को जो है क्या करती है, दर्शाती है। दिसंबर 1919 को तुरिया भगत और जीतू भगत ने चौकीदारी, टैक्स एवं जमींदारी को मालगुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ ताना भगत आंदोलन छीण पड़ने लगा, कमजोर होने लगा और इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी समय ताना भक्तों ने गांधी के बारे में सुना और यह समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पुनर्जन्म हुआ है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ताना भगतों ने शराब के दुकानों पे धरना देकर, सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का परिचय दिया और उन्होंने गांधी से प्रभावित होकर चरखा और खादी वस्त्रों को भी अपनाया। और कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि 1992 में कांग्रेस के गया अधिवेशन और 1993 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में जो है ताना भगत शामिल हुए थे। वर्ष 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपए की भेंट दी थी। इसके बाद 1857 का विद्रोह आता है जो इंपॉर्टेंट है, चलिए डिस्कस करते हैं। 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में एक विद्रोह हुआ। 1857 याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह किया था। आरा जो जगदीशपुर और ये भोजपुर जिला में है, इसके जमींदार थे बाबू मतलब कि आरा के जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह। इन्होंने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व जो है 26 जुलाई को आरा में किया। कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर जो है अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर दिया था। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1858 में हुई और इसके बाद उनके भाई जो जिनका नाम था अमर सिंह, इन्होंने इस जो कहने का विद्रोहियों का जो है नेतृत्व लिया था, संभाला था। मतलब वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद इनके भाई जो अमर सिंह थे, इन विद्रोहियों का नेतृत्व किया। 1907 में बिहार टाइम्स है, इसके संपादक थे महेश नारायण। इनके मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक और इस जो हसन इमाम थे, इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों के मध्य एक समझौता था। क्या समझौता होता था? समझौता देखिए इसमें होता था कि वो लोग जो थे मतलब कि अपने जो खेत थे 3/20 भाग पर नील की खेती करना था उनको, जिसे हम 3 कठिया पद्धति पे ही करते हैं। तो किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना था। ये समझौता हुआ था किनके साथ? अंग्रेजों और वहाँ के खेती करने वाले लोगों के साथ। और इसी को जो है 3 कठिया पद्धति कहते हैं। देखिए कृत्रिम जो रंग थे, जो नील था, कृत्रिम रंग के विकास के बाद नील का जो व्यापार था ये लाभदायी अब नहीं रहा। जब कृत्रिम रंग मार्केट में आ गए तो नील का व्यापार जो था अब ठप पड़ने लगा था और इस कारण अंग्रेज किसानों की भूमि छोड़ने लगे। बदले में इन्होंने भूमि छोड़ने के बदले में क्या किया? किसानों से
मुआवजे की मांग करने लगे, जिसे किसान देने में क्या थे, असमर्थ थे। और मुरली भरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले। इसके बाद वे कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचते हैं। वहां से वे चंपारण, और चंपारण में मजिस्ट्रेट ने इन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन गांधी जी ने वापस जाने से जो है इनकार कर दिया। और गांधी जी लगभग 8,000 किसानों के साथ जो है वार्ता की बात की। पटना में गांधी जी मजहरूल हक से मिले, और इसके बाद बागान मालिक संघ के सचिव जो जेम्स विल्सन थे, इनसे भी ये मिले। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंचते हैं, और 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुंचे, और यहाँ पे वे हजारीमल धर्मशाला में रुके। गांधी जी के साथ जो लोग थे उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, प्रभुदास इत्यादि। इसके बाद देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि यह है कि चंपारण समिति में श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रज किशोर प्रसाद और धरणीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह, महात्मा गांधी और एफ.जी. सलाई आदि शामिल थे। एफ.जी. सलाई अध्यक्ष थे। 1918 में चंपारण एग्रेगरियन एक्ट ने तिनकठिया कानून को क्या किया, समाप्त कर दिया। 24 मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। इसके बाद खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 और 20 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन, इसके बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। तो असहयोग आंदोलन का जो बिहार में योगदान था वो इन लोगों के द्वारा था। मदरलैंड नामक अखबार जो है मजहरूल हक ने निकाला था। तो याद रखिएगा, मदरलैंड अखबार जो है किनके द्वारा निकाला जाता था, मजहरूल हक के द्वारा। 1 अगस्त 1920 से जो 12 फरवरी 1922 तक है, यह असहयोग आंदोलन का डेट है, यानी असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच चलता है। तो इंपॉर्टेंट है। 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता है। इसके बाद किसान सभा है। 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिन्हा सचिव बने। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का जो है गठन हुआ। इसके बाद बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन, लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जो है जमींदार के पास चली जाती थी, जिसे बकास्त कहते थे। यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में चलाया गया था 1936-38 के बीच। नासिक जेल में 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की क्या की, योजना बनाई। 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना हुई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब कि पॉइंट इसमें जो बन रहा है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन इंपॉर्टेंट है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया, और राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की न अदायगी का आंदोलन चलाया। बिपिन बिहारी शर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी इन लोगों ने मोतिहारी में नमक कानून को भंग किया। मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्र को जो है निष्प्रभावी बना दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखते हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का जो है शुरुआत हुआ। ऑपरेशन 0 आवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया था। तो 0 आवर जो ऑपरेशन था, इसको याद रखना है। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई। छात्रों के जुलूस पर जिला अधिकारी जी ऑर्चर ने गोली चलाई थी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राजेंद्र प्रसाद को जो जिस जेल में रखा गया था वो कौन सा जेल था, बांकीपुर जेल था। तो याद रखिएगा, बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को कैद किया गया था।
आजाद दस्ते, इसका गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति हमारा लास्ट मतलब इसका पॉइंट है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। और 2 दिन बाद यानी आपको 11 दिसंबर को 1946 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन किया गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार भारत संघ के एक राज्य के रूप में जो है इसमें शामिल हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बिहार का भूगोल है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप अपना कमेंट जरूर दीजिए, आपके कमेंट का प्रतिक्रिया हम जरूर करेंगे। आपको कोई भी टॉपिक्स हो या किसी भी रिलेटेड जो आपके डाउट हो, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है।